हेलो, नमस्कार। आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। हमने जैव प्रक्रम पे काफ़ी कुछ डिस्कशन किया, काफ़ी बातें करी। अब हम श्वसन के बारे में बात करेंगे, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण जैव प्रक्रम है। इसे इंग्लिश में रेस्पिरेशन कहते हैं। हमने पोषण की जिस प्रकार से बात करी थी और बताया था कि ये एक ऐसा जैव प्रक्रम है जिसके बिना हमारा जो जीवन है वो नहीं चल सकता, कोई भी चीज़ सजीव नहीं हो सकती। इसी प्रकार श्वसन जो है वो भी इसी प्रकार का एक महत्वपूर्ण जैव प्रक्रम अर्थात लाइफ प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो हम ये डिफाइन करेंगे कि श्वसन होता क्या है। तो श्वसन ऊर्जा के उत्पाद से जुड़े जीवों में जैव रासायनिक प्रक्रिया है, अर्थात एनर्जी अर्थात ऊर्जा की उत्पाद यानी उसका बनना, उससे जुड़े जीवों में जैव रासायनिक प्रक्रिया है, अर्थात लाइफ केमिकल प्रोसेस या रिएक्शन है। तो ये जो श्वसन है, इससे क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, जब वो पाचन डाइजेशन के द्वारा वो पच जाता है, उसके बाद क्या होता है, उस खाने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? वो श्वसन द्वारा ही होती है। तो इसे आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? आंतरिक श्वसन और कोशिकीय श्वसन। अब ये आमतौर पर ऑक्सीजन के सेवन के साथ किया जाता है। किसके सेवन के साथ? ऑक्सीजन के सेवन के साथ आमतौर पर। और इसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड क्या क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एटीपी ये निकलता है। तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और फिर क्या क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एटीपी क्या होता है? ये कोशिकाओं में ऊर्जा की एक मुद्रा होती है, जिसके बारे में हम और पढ़ेंगे। श्वास नामक एक शारीरिक प्रक्रिया से के माध्यम से ऑक्सीजन ली जाती है और श्वास को बाह्य श्वसन भी कहते हैं। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि हम ऐसे सांस अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं। तो ये एक शारीरिक प्रक्रिया होती है। श्वास क्या होती है? शारीरिक प्रक्रिया होती है, सांस लेना छोड़ना। और जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े ऐसे फूल जाते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो ऐसे सिकुड़ जाते हैं। तो हम इस सब का पूरे प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो ये जानिए कि वायवीय और अवायवीय श्वसन क्या होते हैं। अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर वायवीय और अवायवीय श्वसन दो प्रकार के श्वसन होते हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला जो श्वसन होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। फिर से इसको बोलिए मेरे साथ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन वायवीय श्वसन कहलाता है। और ये आमतौर पे जैसे मनुष्यों में देखा जाता है। अब कुछ जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया और शैवाल, इनमें क्या होता है, इनमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है, यानी ऑक्सीजन की इनको ज़रूरत नहीं होती है और इसके बिना ही श्वसन होता है। इसे कहते हैं अवायवीय श्वसन। क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन। ठीक है। अब ये जो दोनों प्रकार के श्वसन हैं, ये ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट अणु जो होते हैं, उनमें वो ग्लूकोज जो है प्रतिक्रियाओं से गुजरता है। तो ग्लूकोज इन दोनों में, चाहे वो वायवीय श्वसन हो या अवायवीय श्वसन हो, दोनों में ही ये कुछ प्रतिक्रियाओं से गुजरता है। और क्या प्रतिक्रियाओं से गुजरता है वो भी हम इस डायग्राम से, इस चार्ट से पढ़ने वाले हैं। तो श्वसन महत्वपूर्ण क्यों होता है? वो इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पचा हुआ भोजन ऊर्जा में विखंडित हो जाता है इससे, और इसका उपयोग कई महत्वपूर्ण जीवन प्रक्रियाओं के लिए किया जा सकता है। तो क्या इसका रीज़न है कि ये क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि जो पचा हुआ भोजन है वो ऊर्जा में विखंडित होता है और फिर इसका कई महत्वपूर्ण जीवन प्रक्रियाओं में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब आप इस चार्ट को देखिए एक बार। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि जो ग्लूकोज है वो कोशिका के द्रव्य में यानी साइटोप्लाज्म के अंदर, ये जो ग्लूकोज है जो कि 6 कार्बन का एक अणु होता है, वो साइटोप्लाज्म में यानी कोशिका के द्रव्य में क्या बन जाता है? पाइरुवेट, जो कि एक 3 कार्बन का अणु होता है और उसके साथ साथ ऊर्जा। तो क्या बन जाता है वो? पाइरुवेट प्लस ऊर्जा।
पाइरुवेट प्लस ऊर्जा। फिर से बोलिए, ग्लूकोज कोशिका के द्रव्य में पाइरुवेट और ऊर्जा बन जाता है। ग्लूकोज 6 कार्बन का अणु होता है, पाइरुवेट 3 कार्बन का अणु होता है। अब हम देखेंगे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किस प्रकार से यीस्ट में क्या बनता है। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हमारे मसल सेल्स यानी हमारी पेशी कोशिका में क्या बनता है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्या बनता है। तो पहले तो देखते हैं कि ऑक्सीजन की जब उपस्थिति नहीं होती यानी अनुपस्थिति में यीस्ट नाम का जो प्राणी, आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है, इसमें ये क्या बनता है, ये बन जाता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, और ये बन जाता है 2 कार्बन का एक मॉलिक्यूल यानी 2 कार्बन अणु। फिर हमारी पेशी कोशिका में क्या होता है, हमारी पेशी कोशिका यानी मसल सेल्स में जब ऑक्सीजन की अभाव होती है तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के अभाव में अनुपस्थिति नहीं है पर अभाव है ना। यहाँ पे तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है। अनुपस्थिति। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति है। तो यहाँ पे अभाव में क्या बन रहा है, ये अभाव में हमारी पेशी सेल्स में ये लैक्टिक एसिड और ऊर्जा बन जाता है यानी लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। और यहाँ पे क्या बन जाता है, 3 कार्बन का अणु, 3 कार्बन का अणु बन जाता है। ठीक है। अब तीसरे में क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति भी है और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल होता है सेल के अंदर का वो उस भाग की बात कर रहे हैं हम। वहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है प्लस जल यानी पानी बन जाता है, वाटर, प्लस ऊर्जा बन जाती है ना। तो अलग अलग आप देख सकते हैं कि अलग अलग सिचुएशंस यानी स्थिति में ये किस प्रकार से अलग अलग चीज़ें बनता है ग्लूकोज। तो अलग अलग प्राणियों में अलग अलग कंडीशंस के अंदर इसका अलग अलग प्रकार से खंडन होता है, विखंडन होता है, और फिर इसके ये अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें बनती हैं जो कि आपने इस चार्ट में देखी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम ये जानेंगे कि श्वसन के अंतिम जो उत्पाद होते हैं वो कौन से होते हैं। तो श्वसन के जो अंतिम उत्पाद होते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस नाम की प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज को पाइरुवेट यानी एक 3 कार्बन यौगिक में बदल दिया जाता है, जैसे हमने उस चार्ट में देखा था। ये एक अवायवीय प्रक्रिया है। अवायवीय प्रक्रिया का क्या अर्थ होता है, जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। अवायवीय प्रक्रिया है, ये जानना आपके लिए आवश्यक है। ठीक है। तो पहले तो ग्लूकोलाइसिस जो एक प्रक्रिया का नाम है ग्लूकोलाइसिस, इस प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज को पाइरुवेट में परिवर्तित कर दिया जाता है। फिर जीव और ऑक्सीजन की उपलब्धता के आधार पर इसके बाद डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन है या नहीं। पहले तो बिना ऑक्सीजन के ये पाइरुवेट में बदल दिया जाता है। अब ऑक्सीजन हो या ना हो उसके आधार पर वो विभिन्न अंत उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है, जैसे हमने उस चार्ट में पढ़ा था। तो इसे परिवर्तित क्या क्या में किया जाता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, खमीर यीस्ट में होता है ये। तो खमीर में अवायवीय स्थितियों पर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और मांसपेशियों की कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन के मामले में ये लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के वायवीय श्वसन में ये क्या हो जाता है, उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में परिवर्तित हो जाता है। तो ये इसके अंतिम उत्पाद होते हैं। अब हम जानेंगे कि एटीपी क्या होता है। मैंने जब शुरुआत करी थी तो ये बोला था कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी, इन तीनों चीज़ों में ये अंतिम उत्पाद होते हैं जनरली। तो एटीपी मैंने बोला था हम इसके बारे में और ढंग से पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो अब हम पढ़ते हैं एटीपी होता क्या है। तो जो सेलुलर श्वसन होता है उसके दौरान जारी ऊर्जा का उपयोग तुरंत एटीपी यानी एडेनोसिन ट्रांसफॉस्फेट नामक अणु को संश्लेषित करने के लिए किया जाता है। तो सेलुलर श्वसन के द्वारा क्या होता है, सेलुलर श्वसन के दौरान जारी ऊर्जा का उपयोग तुरंत एटीपी नामक अणु
को संश्लेषित करने के लिए किया जाता है। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा का उपयोग एडीपी यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और अकार्बनिक फॉस्फेट, कौन कौन से, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट यानी एडीपी और अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु बनाने के लिए किया जाता है। जैसे आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं, ये जो एडीपी है यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और इसके साथ साथ क्या है, ये एक अकार्बनिक फॉस्फेट है, पी का अर्थात ये फॉस्फेट है। तो इसका क्या हो रहा है, इसको एटी में बदला जाता है। कैसे बदला जाता है, ऊर्जा के उपयोग से यानी एनर्जी से। तो ऊर्जा का उपयोग एटीपी और अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सेल में अन्य सभी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इसका किस वजह से, किस चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है, अन्य सभी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए। तो इन प्रक्रियाओं में एटीपी विखंडित हो जाता है एडी, और जिससे एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कोशिकाओं में होने वाली आंतरोष्मी प्रक्रियाओं को चलाती है। यानी कि कोशिका में जो भी इम्पॉर्टेंट इंटरनल रिएक्शंस होते हैं, जो उनमें काम करना होता है, उनके लिए ये एटीपी आवश्यक होता है, और एटीपी से वो ऊर्जा जागृत होती है जो कि इन कामों में मदद करती है। जब पानी का उपयोग करके एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को तोड़ा जाता है तो इतनी एनर्जी मिलती है। ये क्या होती है, इसको हम बोलते हैं 30.5 जूल पर मोल। तो इतने के बराबर ऊर्जा मोचित होती है। तो जब पानी का उपयोग करके एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को तोड़ा जाता है तो 30.5 जूल पर मोल के बराबर ऊर्जा मोचित होती है। तो ये होता है हमारा एटीपी। अब हम जानेंगे पादपों में किस प्रकार से श्वसन होता है। तो पादप रंध्रों, हमने रंध्रों के बारे में जाना था ना पिछली क्लास में, रंध्रों क्या होते हैं, वे रंध्र क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। तो उससे हमने जाना था किस प्रकार से वो अंदर अपने हवा लेते हैं, गैस लेते हैं मतलब, और बाहर किस प्रकार से वो छोड़ते हैं, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो भी हो उसको। तो पादप रंध्रों के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान करते हैं, और बड़े अंतर कोशिकीय स्थान यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं हवा के संपर्क में हों। तो जो अंतर कोशिकाएं स्थान होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, और वो यह सुनिश्चित कर रहे होते हैं कि सभी कोशिकाएं हवा के संपर्क में हों। यह यहाँ विसरण द्वारा यानी डिफ्यूजन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। कैसे आदान प्रदान होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का? विसरण द्वारा। फिर ये कोशिकाओं में जा सकते हैं या उनसे दूर और हवा में बाहर जा सकते हैं। तो वे कोशिकाओं में जा सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर उनसे दूर और हवा में बाहर जा सकते हैं। ठीक है, तो प्रसार की दिशा पर्यावरण की स्थिति और पौधे की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। अब ऑक्सीजन अंदर आएगी या बाहर जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी या बाहर जाएगी, ये किस पे डिपेंड करता है? पर्यावरण की स्थिति पर और पौधे की आवश्यकता पर। तो जब रात में कोई प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा होता है, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है, यानी खाना नहीं बना रहे होते हैं पादप अपने लिए, अपने आप को पोषित करने के लिए, तब कार्बन डाइऑक्साइड उन्मूलन प्रमुख विनियमित गतिविधि होती है। अर्थात रेस्पिरेशन के द्वारा ही, जो तो दिन भर ही चल रहा होता है, चाहे दिन हो या रात, पर रात को क्योंकि प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है पेड़ से। तो क्योंकि दिन में क्या होता है, श्वसन के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण के लिए किया जाता है, इसलिए कोई कार्बन डाइऑक्साइड दिन में रिलीज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि दिन में भी वो रेस्पिरेशन तो कर ही रहे होते हैं, श्वसन तो कर ही रहे होते हैं पादप, लेकिन श्वसन करते दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो बाहर नहीं निकलती है पेड़ से, वो पेड़ के अंदर ही प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में ले जाती है। तो इस वजह से बाहर कोई कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज नहीं होता है। इसके बजाय इस समय ऑक्सीजन छोड़ना प्रमुख घटना है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो रेस्पिरेशन में उस ऑक्सीजन को भी लिया जाता है, लेकिन इतनी ऑक्सीजन निकलती है कि उसकी इतनी आवश्यकता नहीं होती, और वो जो बची कुची ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाती है। तो इस वजह से ऐसे हम कहते हैं कि दिन के दौरान अंदर वो
जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन बाहर छोड़ रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं, और रात के समय इसका उल्टा हो रहा होता है। जैसे इंसान रात हर समय ही ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसी प्रकार पादप जो होते हैं वो इससे केवल रात के समय ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और इसका क्या कारण है? क्योंकि दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है और उस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन में निकलती है उनकी, वो बाहर नहीं निकलती है, वो प्रकाश संश्लेषण में काम आ जाती है, और जो ऑक्सीजन होती है वो एक्स्ट्रा होती है और वो बाहर निकाल दी जाती है। तो ये होता है पादपों में श्वसन। अब हम जानवरों में किस प्रकार से श्वसन होता है वो जानेंगे। तो दो तरह के जानवर होते हैं, एक तो स्थलीय और जो जल में रहते हैं। तो जो स्थलीय जंतु होते हैं वो वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जो जल में रहने वाले होते हैं वे जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, यानी जो जल में ही मिली हुई ऑक्सीजन होती है उसी को वो यूज़ करते हैं। लेकिन जल में क्या होता है, जल में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कम होती है और वायु में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जो जलीय जीव होते हैं उनकी श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है, क्योंकि उनको अधिक आवश्यकता होती है कि उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब उस प्रकार से तो कर ही नहीं सकता जिस प्रकार से जो स्थलीय जीव कर पाते हैं, क्योंकि उनके ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसलिए उनमें ये अंतर होता है कि जो जलीय जीव होते हैं उनकी श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और विभिन्न जीवों में ये ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। इन सभी अंगों में एक ऐसी संरचना होती है जो उस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है जो ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है। तो इस प्रकार से जानवरों में श्वसन होता है। अब हम जानेंगे कि मानव श्वसन प्रक्रिया क्या होती है और कैसे होती है। तो शरीर में इस प्रकार से वायु का प्रवाह होता है। आप इस चार्ट को जिस प्रकार से देख सकते हैं, नथुनों से आती है यानी हमारे नॉस्ट्रल से वो अंदर आती है, फिर श्वास नली में जाती है, फिर वो ब्रोंकियल से मिलती है, फिर श्वास नलिका में जाती है, फिर वो कूपिका में जाती है। तो ये सारी कौन सी चीज़ें होती हैं ये हम एक एक करके इनके बारे में भी पढ़ेंगे। पर आप इस चित्र में देखिए, आपको दिख रहा होगा, ओवरऑल एक आइडिया तो लग ही रहा होगा कि ये जो है ये है नासाद्वार, और ये है मुख गुहा, है ना, ये है ग्रसनी, ये है हमारा कंठ, ये है कूपिका जिसकी बात यहाँ पे करी थी ना, कूपिका में जाती है, तो ये कूपिका है। ये है श्वास नलियाँ, जैसे श्वास नलियाँ यहाँ पे जिसकी बात करी थी, श्वास नली, है ना, ये वो है। और ये है कूपिका कोश, ये दिख रहा होगा, ये डायफ्राम है, ये है पसलियाँ, ये पसलियाँ हैं, और ये है फेफड़े, है ना। यहाँ ये है उपास्थित वलय। क्या है ये? उपास्थित वलय। तो ये आपको पूरा डायग्राम में दिख रहा होगा कि किस प्रकार से अलग अलग जगह होती हैं। तो जो फेफड़े होते हैं उनमें नकारात्मक दबाव सांस लेने को प्रेरित करता है, यानी कि नकारात्मक दबाव जब होता है फेफड़ों में वो उन्हें सांस लेने को प्रेरित करता है। और कार्टिलेज के छल्ले यह सुनिश्चित करते हैं कि सांस लेने के दौरान वायु मार्ग नहीं गिरे। ठीक है, तो कार्टिलेज के छल्लों का क्या काम होता है, वह यह सुनिश्चित कर रहे होते हैं कि सांस लेने के दौरान वायुमंडल नहीं गिरे। ठीक है, तो आपने ये चित्र भी देख लिया और आपने ओवरऑल जान भी लिया कि किस प्रकार से वायु का प्रवाह हो रहा होता है। अब हम इसे डिटेल में एक बार जानते हैं। तो जब हम श्वास अंदर लेते हैं हमारी पसलियाँ ऊपर उठती हैं और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है। इस कारण वायु फुफ्फुस यानी लंग्स यानी हमारे फेफड़ों के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कूपिकाओं को भर लेती है। ठीक है, तो किस प्रकार से हमारे क्या हो रहा होता है, जब हम श्वास को अंदर लेते हैं हमारी पसलियाँ ऊपर उठती हैं और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। इससे क्या होता है, जो वक्ष गुहिका होती है वो बड़ी हो जाती है और वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है। फिर क्या होता है, वो विस्तृत कूपिकाओं को भर लेती है ना। अब
नथुनें जो होती हैं, नथुनों में से हमारे अंदर हवा आती है, तो नथुनों से गुजरने वाली हवा को मुकुस यानी बलगम और महीन बालों जैसे संरचनाओं द्वारा फिल्टर किया जाता है, ताकि हमारे कोई भी कीड़े मकोड़े, धूल धुआं, कीटाणु कुछ भी अंदर ना घुस जाए। तो जो मुकुस हमारे नाक के जो बाल होते हैं उनसे वो फिल्टर की जाती है और फिर अंदर श्वास जाई जाती है। तो इनको इन नाक के बालों को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं सिलिया। और ये सांस की हवाओं को किससे बचा रहे होते हैं? कीटाणु, धूल और अन्य हानिकारक कणों से। फिर धूम्रपान से क्या होता है? धूम्रपान यानी स्मोकिंग से क्या होता है? ये सिलिया नष्ट हो जाती है, जिससे कीटाणु, धूल धुआं और अन्य हानिकारक कण फेफड़ों में प्रवेश करने लगते हैं और फिर संक्रमण, खांसी और यहाँ तक फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकते हैं। इसलिए जो है कहा जाता है धूम्रपान नहीं करना चाहिए, और धूम्रपान के ऐड में भी लिखा होता है कि ये इससे कैंसर हो सकता है, ये जान के लिए बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि ये हमारे इतने महत्वपूर्ण भाग को खराब कर देता है, नष्ट कर देता है, जो हमारे फेफड़ों को हमको बचा के रख रहा होता है। इसलिए नथुन जो होते हैं, नथुने, उनका हमारे शरीर में इस पूरे रेस्पिरेटरी प्रोसेस में बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है, और सिलिया का भी बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है जो आपने अभी पढ़ा। फिर क्या होता है इसके बाद फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, और जो अंत में गुब्बारी जैसी रचना में अंतर्गत हो जाता है, जिसे कूपिका कहते हैं। आपने इस चित्र में ये कूपिका देखा है ना? तो इस प्रकार से कूपिका दिखती है, और जो फुफ्फुस है उसके अंदर मार्ग छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, और अंत में फिर क्या होता है? वो गुब्बारी जैसी संरचना, जिसे कूपिका कहते हैं, उसमें ये अंतकृत हो जाता है। तो कूपिका क्या होते हैं? कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिसमें गैसों का विनिमय हो सकता है। क्या हो सकता है? विनिमय। तो कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है। क्या होता है? एक विस्तीर्ण जाल होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वह रक्त वाहिकाओं से एल्वियोली में फैलती है, और ऑक्सीजन आने वाली हवा से रक्त वाहिकाओं में फैलती है। कूपिकाओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगभग 80 मीटर स्क्वायर होता है। इसकी तुलना शरीर की औसत सतह से करें तो वो सिर्फ 1.7 मिलियन मीटर स्क्वायर होता है, मिलियन नहीं, मीटर स्क्वायर होता है। तो जो कूपिका का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं वो कितना ज़्यादा होता है, जबकि वो कूपिका होती कितनी छोटी सी है। तो हमारे जो शरीर के क्षेत्रफल है उससे भी वो ज़्यादा होता है। क्यों होता है? ताकि उसमें ऑक्सीजन अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके, उसमें अच्छे से रेस्पिरेशन, हमारा पूरा ये श्वसन प्रक्रिया हो सके। तो ये श्वसन प्रक्रिया अच्छे से हो सके, खूब हमको हवा हम ले सके अंदर, और हमारा अच्छे से भर के पूरा हर जगह हमारी शक्ति पहुंच सके, वो ऊर्जा पहुंच सके, उस कारण ही इसका क्षेत्रफल इतना ज़्यादा बनाया गया है। तो हमारा श्वसन प्रक्रिया आराम से हो, इसीलिए ये क्षेत्रफल इतना बड़ा होता है, और कूपिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही होती है। अब आगे क्या होता है? रुधिर वर्णिका यानी मनुष्यों में श्वसन वर्णक पिगमेंट। हम हीमोग्लोबिन के बारे में जानेंगे। हीमोग्लोबिन हमारे लिए एक बहुत अति महत्वपूर्ण अणु होता है। इससे क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन के लिए बहुत अधिक आत्मीयता यानी एफिनिटी होती है। ये ऑक्सीजन से तुरंत आसानी से घुल मिल जाता है, चिपक जाता है। ऐसा समझ लिए ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। जैसे ये एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, इतने आसानी से ये घुल मिल जाते हैं। तो इससे हमारे ऑक्सीजन शरीर के हर भाग में तुरंत पहुंच पाती है। अगर ये हीमोग्लोबिन नहीं होता तो क्या हो सकता था? तो हमारे यहाँ जहाँ से हम ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे पैर के अंगूठे तक पहुँचने में उसको लगभग 3 वर्ष का समय लगता अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता। यदि हमारे शरीर में विसरण यानी डिफ्यूजन द्वारा ऑक्सीजन गति करती तो हमारे फुफ्फुस से ऑक्सीजन एक अणु को पैर
आपके अंगुष्ठ तक पहुंचने में अनुमानतः 3 वर्ष का समय लगता है। इसीलिए हमारे लिए हीमोग्लोबिन जैसा अणु बहुत आवश्यक है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये वर्णक लाल रक्त कणिकाओं में मौजूद होता है, यानी आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स में ये मौजूद होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसके विपरीत किस प्रकार से इधर उधर ट्रैवल करती है, किस प्रकार से वो हर जगह फैलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जल में अधिक विलय है और इसलिए इसका जो परिवहन है वह हमारे रुधिर में विलय अवस्था में होता है, यानी कि वो पानी में बहुत सोल्यूबल होती है, वो आराम से घुल जाती है, इसलिए वो पानी के साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है। लेकिन ऑक्सीजन ऐसी नहीं होती है, ऑक्सीजन को फिर 3 साल लग जाएंगे जिस प्रकार से इसमें लिखा है। तो इसलिए ऑक्सीजन का क्या होता है, वो हीमोग्लोबिन से चिपक जाती है, हीमोग्लोबिन के साथ उसकी बहुत आत्मीयता होती है, तो हीमोग्लोबिन के साथ वो आसानी से हर जगह इधर उधर फैल सकती है। तो इस प्रकार से हमारा उसका परिवहन होता है। अब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका आप उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? बताइए। हमने जाना था कि जलीय और स्थलीय जीव में अलग अलग प्रकार से अंदर श्वास जाती है। कौन सा अंतर होता है? एक तो क्या होता है कि जो पानी है उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और जो वायुमंडल है, हवा है, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसीलिए जो स्थलीय जीव होते हैं वो अधिक ऑक्सीजन अधिक मात्रा में ले पाते हैं और इस वजह से वह लाभप्रद है। तो यही इसका उत्तर हुआ है ना। अब दूसरा प्रश्न क्या है कि ग्लूकोज में ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं? हमने जाना था कि ग्लूकोज किस प्रकार से विभिन्न जीवों में अलग अलग प्रकार से टूटता है रेस्पिरेशन के माध्यम से। इसका हमने डायग्राम भी देखा था, एक बार फिर देख लेते हैं। तो इस चित्र में आप देखिए, यीस्ट में जब ऑक्सीजन का अनुपस्थिति होती है तो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा बनती है और हमारी पेशीय कोशिकाएं होती हैं उनमें ऑक्सीजन के अभाव में क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड और ऊर्जा। और जब ऑक्सीजन का अभाव नहीं होता है, ना ही अनुपस्थिति होती है, अर्थात ऑक्सीजन की जब उपस्थिति होती है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जैसे उसमें क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा। तो ये होता है, यही हमारे प्रश्न 2 का उत्तर है कि किस प्रकार से ग्लूकोज अलग अलग जीव में और अलग अलग सिचुएशंस में अपने आप को विभाजित होता है उसका और किस प्रकार से ऊर्जा फिर प्राप्त होती है। अब तीसरा प्रश्न है कि मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस प्रकार से होता है। तो हमने जाना था कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की एफिनिटी, आत्मीयता किससे अधिक होती है, हीमोग्लोबिन के साथ। तो हीमोग्लोबिन के साथ उसकी खूब बेस्ट फ्रेंडशिप होती है, इसलिए वो उसके साथ इधर उधर उसका परिवहन होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड वो पानी में आसानी से मिल घुल जाता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो पानी के साथ ही परिवहन हो जाता है, डिफ्यूजन से, सिंपल विसरण से। तो अब चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न ये है कि गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया गया है? इसका आंसर आप पहले तो खुद दीजिए इस वीडियो को पॉज करके। तो इसका आंसर सरल सा यही है, हमने डिस्कस भी किया था पहले कि फुफ्फुस के जो अंदर के मार्ग जो होते हैं उसको छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित किया जाता है और फिर अंत में गुब्बारे जैसी संरचना में अंतकृत हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कूपिका कहते हैं। तो जो कूपिका होती है वो एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है। तो इसलिए ये इसमें इतना क्षेत्रफल होता है कि जो हमारे शरीर की तुलना में देखें तो हमारे में तो सिर्फ 1.7 मीटर स्क्वायर होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन कूपिकाओं में क्या होता है, 80 मीटर स्क्वायर। तो ये इतना बड़ा इसीलिए ही होता है, इस छोटी सी होती है लेकिन उसका क्षेत्रफल इतना बड़ा किस लिए होता है, ताकि हमारे अच्छे से श्वसन प्रक्रिया हो सके और हमारे गैसों का विनिमय अच्छे से हो सके।
तो यही हमारा चौथा प्रश्न था और इसी के साथ हमारा ये जो चौथा पार्ट है इस चैप्टर का वो भी ख़त्म हो गया है। अब हम अगले पार्ट में एक दूसरे जैव प्रक्रम के बारे में जानेंगे जो कि बहुत आवश्यक है, यानी वहन के बारे में हम जानेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जानेंगे। तब तक उम्मीद है आपका दिन सुखद होगा और जल्द ही मुलाकात करेंगे। बाय।